राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। लड़की के माता पिता बारातियों का स्वागत के लिए आगे बढ़ रहे थे। साथ में एक बूढ़ी दादी भी थी। आगे आगे पूजा की थाली लेकर दादी और पीछे पीछे लड़की के माता पिता। जैसे ही दादी ने लड़की के स्वागत के लिए माथे पर टीका लगाया, फिर पीछे खड़े उसके माता और पिता को टीका लगाना चाहा, तो बूढ़ी दादी माँ लड़के के माता पिता को देखकर बेहोश हो गई। पूरे बारातियों में हाहाकार मच गया। इधर लड़की वालों की तरफ भी सब हैरान से रह गए। सब लोग दौड़ दौड़ कर दादी माँ को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। बात उस समय की है जब शशि को उसकी माँ ने कहा, बेटी ये 50 साड़ियां ले जाओ, मंदिर के पास बैठे हुए भिखारियों में दान करना है। शशि 50 साड़ियां अपनी स्कूटी में लेकर चली गई, क्योंकि शशि की माँ ने बताया कि यह हमारे कुल का रिवाज है। जब हम कभी बेटी की शादी करते हैं तो बेटी की शादी से पहले ही हमारे यहाँ साड़ी, कपड़े, कंबल दान किया जाता है। शशि मंदिर में साड़ियां बांटती रह गई। जब उसकी साड़ी 2-4 बची तो उसने सोचा इन साड़ियों को और कहाँ दिया जाए। वह मंदिर से थोड़ा पीछे गई। उसने देखा मंदिर के पीछे एक झोपड़ी बनी थी। उसे ऐसा लगा कि झोपड़ी के अंदर कोई तो है, जबकि सभी व्यक्ति शशि को साड़ी बांटते हुए देख, स्त्री या पुरुष जो भी वहां भिखारी थे, सब दौड़कर शशि के पास आ चुके थे। वैसे भी एक एक साड़ियां लेने के बाद भी और हाथ फैला रहे थे, लेकिन शशि को एक एक साड़ी ही भिखारियों को देनी थी। वह झोपड़ी की तरफ 3 साड़ियां लेकर बढ़ी। अंदर जाकर देखती है तो झोपड़ी में, जो कि प्लास्टिक की झोपड़ी बनी थी, एक बूढ़ी औरत झोपड़ी के अंदर पड़ी थी। शशि अपनी साड़ियों को सीने से दबाते हुए झुककर झोपड़ी के अंदर घुस गई। उसने देखा बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। शशि को देखकर वह धीरे से उठकर बैठ गई और कहने लगी, कौन हो बेटा? शशि ने कहा, माँ जी देखो ना अम्मा, सब लोग साड़ियां ले रहे हैं। मैं आज यहाँ पर साड़ी दान करने आई थी, लेकिन तुम बाहर क्यों नहीं आई? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटी मेरे घुटने और कमर में दर्द है, मुझसे उठा नहीं जाता, इसीलिए मैं यहीं झोपड़ी में पड़ी रह गई थी। शशि ने कहा, लो अम्मा एक साड़ी ले लो, मैं सबको एक एक साड़ी दान करके आई हूँ। वह अम्मा के हाथों में साड़ी दे दिया, लेकिन जैसे ही शशि ने अम्मा के हाथों को छुआ तो अम्मा का शरीर गर्म लग रहा था। शशि काफी परेशान थी। क्या करूं, अम्मा को तो काफी बुखार है। क्या अम्मा के लिए एक साड़ी देकर यहाँ से चले जाना ठीक होगा? जब अम्मा की तबीयत ही ठीक नहीं है, उन्हें खाने की जरूरत है। शशि ने इधर उधर झोपड़ी में देखा तो झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। तो शशि ने पूछा, अम्मा तुमने सुबह से कुछ खाया? नहीं बेटी, सुबह से मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर जाकर मांगने की, इसीलिए मैंने कुछ नहीं खाया। कल रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था। शशि का दिल नहीं किया कि वह एक साड़ी देकर बूढ़ी अम्मा को इस तरह से तड़पता हुआ छोड़ घर चली जाए, क्योंकि साड़ी बांटना रिवाजों को निभाना होगा। लेकिन इस तरह से एक बूढ़ी अम्मा को भूखा प्यासा छोड़कर जाना, यह उसके दिल को गवारा नहीं था। उसने अपना मोबाइल निकाला और तुरंत फोन लगाया। उधर से फोन उठते ही शशि बोल पड़ी, गौरव तुम जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, सब कुछ छोड़कर जल्दी से देवी माता जी के मंदिर के पास आ जाओ। मैं यहाँ साड़ियाँ दान करने आई थी। लेकिन गौरव उसकी बात सुनकर घबरा गया। लेकिन क्या शशि, कोई मुसीबत में पड़ गई हो क्या? नहीं गौरव, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गौरव शशि का होने वाला पति था। बहुत ही नेक दिल और अच्छा इंसान का व्यक्ति था। शशि वैसे तो इस शादी विवाह के बंधन में इतना जल्दी बंधना नहीं चाहती थी, लेकिन जब गौरव से मुलाकात हुई तो उसको भी दुनिया देखने का नजरिया बदल गया। गौरव भी शशि की तरह ही कोमल हृदय वाला परोपकारी लड़का था और माता पिता की मर्जी थी कि शशि गौरव के साथ शादी करे। इसीलिए शशि ने माता पिता की इस निर्णय को मान लिया था। गौरव जल्दी ही शशि के पास मंदिर में पहुंच गया। शशि झोपड़े के पास खड़ी गौरव को इशारा करने लगी, गौरव इधर इधर देखो। जो भी मंदिर के पास अपनी बाइक खड़ी किया था, वह अब झोपड़े की तरफ चल दिया। शशि ने कहा, गौरव मैं यहाँ साड़ियां दान करने आई थी माँ के कहने पर, लेकिन जब मैं इस झोपड़े के अंदर आई तो देखो, इस दादी अम्मा की हालात तो देखो।
इतना बुखार है, बेचारी ने कल से कुछ नहीं खाया। मेरा दिल नहीं किया कि अपने रिवाज को निभाकर एक साड़ी फेंक कर मैं चली जाऊं। गौरव ने कहा, तुमने सही किया शशि, जो मुझे बुला लिया। गौरव बोला, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी दादी के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आता हूँ। यह कहकर गौरव नजदीकी मेडिकल में चला गया और दादी के लिए बुखार की दवा लेकर आया और कुछ खाने के पैकेट भी। दादी को दवा और खाना शशि और गौरव दोनों मिलकर खिला दिए। फिर गौरव ने कहा, शशि, तुम साड़ी लेकर आई हो। दादी के पास पुराने पुराने पतले चद्दर है। दादी को साड़ी से ज्यादा एक कंबल की जरूरत है। गौरव फिर से गया, इस बार शशि को साथ में लेकर, और दोनों दादी के लिए दो कंबल लेकर आए और फिर एक दादी के कंबल बिछाया और एक ओढ़ने को दे दिया। दादी दवाइयां भी खा ली और ढेरों आशीर्वाद दिया। तुम दोनों खुश रहो बेटा। अब दोनों वहां से चले गए। दूसरे दिन जब शशि अपने ऑफिस से लौट रही थी तो वह अपनी स्कूटी दादी के झोपड़े की तरफ मोड़ दी। उसका दिल कह रहा था कि कल दादी को बुखार था, आज दादी कैसी है। उसका दिल माना ही नहीं। यही जानने के लिए वह दादी के झोपड़े तक पहुंच गई। झोपड़े में गई तो देखी कि दादी आज उठकर बैठी हुई थी। कुछ सूखा नाश्ता भी गौरव लेकर गया था, नमकीन और एक पैकेट काजू, जो कि दादी वहीं बैठकर नमकीन खा रही थी। शशि ने पूछा, दादी अब तबीयत कैसी लग रही है। दादी शशि को देखते हुए बोली, बेटी अब ठीक लग रहा है। अब शरीर में दर्द भी नहीं है, सिर नहीं दुख रहा और बुखार भी उतरा हुआ है। बेटी जुग जुग जियो, कल तुम्हारी दवाई देने की वजह से ही मैं ठीक हो पाई हूँ। शशि ने कहा, दादी मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम दूसरी जगह रहना पसंद करोगी दादी? मैं तुम्हें एक ऐसी जगह रखूंगी जहाँ 2 टाइम का खाना, रहने की जगह और तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। तुम्हारी दवाइयाँ, तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं वहाँ होगी। दादी ने शशि की तरफ देखा और कहा, बेटी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मुझे बिना भीख मांगे खाना मिलेगा, रहने को जगह मिलेगा। अब इस भिखारन को कहाँ ऐसी सुविधा मिलेगी। दादी खुद को भिखारन मत कहो, मैं आपको कल ऐसी जगह लेकर चलूंगी। शशि घर चली गई। गौरव से बात कर लिया और दूसरे ही दिन गौरव की कार से शशि दादी को लेकर चल पड़ी। 3 घंटे कार चलने के बाद शशि एक वृद्धा आश्रम के सामने जाकर कार रुकी। शशि ने दादी को उतारा, वृद्धा आश्रम में बात किया, वहां की सारी फॉर्मेलिटी को पूरा किया। इतना बड़ा महल जैसा बड़ा सा हवेली देखकर दादी आश्चर्य में थी। बेटी यह कौन सी जगह है? तो शशि ने कहा, दादी यहाँ आपके जैसे ही जो बूढ़े महिला पुरुष है जिन्हें अपनों ने पराया कर दिया है, वह यहाँ रहते हैं। इसे वृद्धा आश्रम कहते हैं। यहाँ आपको भीख मांगने की या भूखे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दादी को जैसे ही अंदर ले गए, उनके जैसे और भी लोगों ने उनका स्वागत किया, उनसे बातें की, हाथ पकड़कर उन्हें बैठाया, उन्हें एक जगह बताई, एक बिस्तर दिया और फिर उनके लिए नाश्ता मंगवाया। दादी अब वहाँ बहुत अपनापन महसूस करने लगी थी। दादी को इस बात की खुशी थी कि अगर गर्मी, धूप और बारिश में मैं भीख नहीं मांगूंगी तो मुझे 2 टाइम की 2 रोटी तो मिल जाएगी। शशि दादी को वहां छोड़कर कुछ दिन तो चली आई, लेकिन दादी से मिलने वह रोज जाने लगी। कुछ न कुछ दादी के लिए खाना लेकर जाती। अब शशि और दादी के बीच में माँ बेटी जैसा व्यवहार बन चुका था। वृद्धा आश्रम के लोग तो यही पूछते कि यह आपकी बेटी है क्या? दादी कहती, नहीं, मेरी बेटी तो नहीं है, लेकिन बेटी से भी बढ़कर है। जहाँ अपनों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, वहाँ इस दुनिया में कोई अपना मिल गया। और फिर अपनी और शशि की मुलाकात की सारी बात वृद्धा आश्रम में बताती। सब लोग दादी को कहते, बड़ी भाग्यशाली हो बहन, जो आपको शशि मिल गई। माता रानी की कृपा हुई आप पर, जो आपको बेटी जैसी ये लड़की मिली है। दादी भी खुद को धन्यवाद देती और शशि को ढेरों आशीर्वाद देती। लेकिन ये क्या, एक दिन शशि दादी से मिलने नहीं गई। दादी पूरा दिन इंतजार करती रह गई और फिर शाम को मायूस होकर सो गई।
आज तो दादी ने रात को खाना भी नहीं खाया। दूसरे दिन सुबह ही जब शशि पहुंची, दादी की आंखें सूजी हुई थी। शशि ने कहा, ये क्या दादी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटी, तबीयत ठीक है। वहां पर आसपास के लोगों ने बताया कि कल तुम्हारा इंतजार करके दादी ने बहुत रोया। बेटी, इस तरह से किसी को उम्मीद देके तोड़ते नहीं हैं। हम तो पहले ही अपने लोगों से धोखा खाए हुए रहते हैं, फिर कोई उम्मीद जगा कर यदि इस तरह से धोखा करे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमारा दिल टूट जाता है। दादी ने भी कहा, बेटी, यदि तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना है तो तुम मुझे बता देना, मुझसे इंतजार मत करवाना। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं तुम्हारा इंतजार कर करके और अपने दिल को समझा सकूं। दादी ने रोते हुए शशि से कहा, तो शशि ने कहा, ओ दादी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, बताओ। कल मेरी हल्दी की रस्म थी, जिसकी वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल पाई। 2 दिन के बाद मेरी शादी है, इसीलिए आज मैं आपको लेने आई हूँ। दादी, मेरे समाज में ऐसी रिवाज है कि हल्दी चाहे लड़का या लड़की, एक बार हल्दी चढ़ जाए तो वह फिर शादी होने तक बाहर नहीं निकलते। अब मेरे साथ मेरे घर चलो। यह सुनकर दादी खुश हो गई, फिर एक पल के लिए मायूस हो गई। बेटी, तुम्हारे घर वाले क्या मुझे आने देंगे? शशि ने कहा, दादी, इसकी चिंता मत करो, माँ ने ही कहा है कि दादी को यहीं बुलाकर लाओ, तुम अब मिलने नहीं जा पाओगी। दादी बहुत खुश हो गई। शशि ने मैनेजर से बात किया और दादी को लेके चलने लगी। फिर बोली, दादी, अपनी सहेलियों से बोल दो कि 2 दिन के बाद मेरे घर पर मुझे आशीर्वाद देने और भोजन प्रसाद लेने जरूर आए। दादी शशि के साथ शशि के घर पर आ गई, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर था, झिझक था दादी के मन में। किस तरह से अपनों ने मुझे घर से निकाला था, यदि आज शशि के घर वालों ने जी भगा दिया तो क्या होगा, कैसे सहन करूंगी। लेकिन हुआ उल्टा। जैसे ही दादी घर के अंदर प्रवेश करी, शशि की माँ ने दादी के पैर छुए, दादी को गले लगा लिया और कहा, मेरी बेटी का जिस तरह से आपने दिल जीत लिया है, वह कोई महान माँ ही हो सकती है। मेरी बेटी तो आपकी हमेशा गुणगान गाती रहती है। जितना वह आपके बारे में बताती है, आप तो उससे भी महान हैं। दादी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। जिस घर में जाएगी उस घर की लक्ष्मी बनकर रहेगी। शशि के ऊपर मेरा तो दिल से हमेशा आशीर्वाद है। फिर शशि की माँ ने दादी को नई साड़ी, कुछ गहने और अच्छा भोजन करवाया और कहा, आज से यह आपका घर है, अब आपको वृद्धा आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। मेरी सास तो शशि के जन्म के कुछ महीने बाद ही दुनिया को छोड़कर चली गई। शशि को दादी का प्यार नहीं मिला और मुझे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। अब आप हमारे घर में ही रहेंगे। आज दादी को अपनों की बहुत याद आ रही थी, लेकिन इस तरह से शशि के घर में प्यार और सम्मान पाकर दादी गदगद हो रही थी। फिर वह दिन भी आया जब शशि की बारात आने वाली थी। बारात द्वार पर थी। सब लोग तैयार होकर बारात की स्वागत के लिए चल पड़े। शशि की माँ, पिताजी, उनके परिवार वाले। लेकिन दादी को महंगी साड़ी, गहने, अच्छे कपड़े शशि ने पहनाया और शशि की माँ ने पूजा की थाली दादी के हाथों में दे दिया। दादी, पहले आप शशि के पति का स्वागत करेंगी, टीका लगाएंगी, उनके ऊपर फूलों की बरसात करेंगी, फिर मैं करूंगी। दादी इस सम्मान से बहुत खुश थी। बारात आई और दादी थाली लेकर शशि के पति गौरव को टीका लगाया, उनके ऊपर फूल छिड़का और फिर पूजा की थाली ले आगे बढ़ी, जहाँ खड़े थे गौरव के पिता गौतम जी और माता संयोगिता जी। जैसे ही चंदन उठाकर गौरव के पिता गौतम जी को लगाने लगी कि दादी की नजर उनके ऊपर पड़ी और गौतम जी ने दादी को देखा। दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। दोनों की नजरें मिल गई। गौतम जी का मुंह फटा रह गया और दादी की वहीं हाथों से पूजा की थाली गिर गई। दादी चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। सब लोग दादी को संभालते हुए हवा करने लगे। अरे क्या हुआ?
वहीं गौतम जी दौड़कर दादी के पास आ गए। क्या हुआ? सब लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कुछ ने पानी का छींटा मारा। अब तक शशि भी दौड़कर आ गई। क्या हुआ मेरी दादी को? भीड़ को साइड में करते हुए शशि दादी को अपने सिर गोद पर उनका सिर रख लिया और कहने लगी, दादी हमसे कोई भूल हो गई। हमारी दादी को क्या हो गया? दादी होश में आओ दादी। हम दुनिया को क्या जवाब देंगे? हम दादी को खुश रखने के लिए अपने पास लाए थे। शशि रोने लगी। तभी पानी का छींटा मारते ही दादी ने आंख खोला और फिर बोला, बेटी मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। और फिर हाथ ऊपर करते हुए बोली, गौरव गौरव। शशि ने कहा, हाँ दादी बोलो बोलो। हाँ गौरव। क्या हुआ गौरव को? देखो दादी, गौरव ठीक तो है। अब गौरव भी घोड़ी से उतरकर नीचे खड़ा था। वहीं पर गौरव के पिता गौतम जी और संयोगिता जी शर्मिंदगी की हालत में दादी के पास नीचे सर झुकाए हुए बैठे थे। दादी अब शशि की गोद से सर उठाकर सीधे बैठ गई थी। फिर दादी ने कहा, शशि बेटा, गौरव मेरा पोता है। यह शब्द सुनते ही शशि की आंखें फटी रह गई। यह कैसे हो सकता है दादी? तभी गौतम जी बोले, बेटी यही सच है, यह मेरी माता जी हैं। संयोगिता जी भी अब शर्मिंदा थी और कहने लगी, हाँ यह मेरी सासू माँ है। फिर जल्दी से संयोगिता जी अपनी सास के पैरों पर गिरकर कहने लगी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अपनों से कोई रूठकर इतनी दूर चला जाता है क्या? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब दादी उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। शशि ने पूछा, सच समझाओ क्या है? कोई बताएगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो दादी ने शशि का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटी गौरव मेरा पोता है और यह गौतम और संयोगिता मेरा बेटा और मेरी बहू है। जब गौरव मात्र 3 साल का था तो मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं रात भर घर के बाहर बैठी भूखी प्यासी रोती रह गई, लेकिन मेरी बहू को मेरे पर दया नहीं आई। उसने दरवाजा नहीं खोला और फिर दूसरे दिन सुबह में वह घर छोड़कर चली गई। जब तक मेरे शरीर में थोड़ी ताकत थी, मैं दूसरों के घर में काम करके पेट पालती रही और वह मंदिर के पास झोपड़े में रहती। लेकिन धीरे धीरे मैं कमजोर होती गई, बूढ़ी होती गई और मेरे इन शरीर में जान कम हो गई। फिर मैं उसी मंदिर के पास बैठकर भीख मांगने लगी, बीमार रहने लगी और उसी झोपड़े में पड़ी रहती। कभी मुझे पेट भर का भोजन मिलता, जब कोई भंडारा रहता, कोई दानी पुरुष दान करने जाता तो ही भोजन मिलता था, वरना कभी कभी तो 2 दिन 3 दिन तक भीख भी नहीं मिलती थी। माता रानी के यहाँ थोड़े से प्रसाद में ही पेट भर लेती थी। फिर मुलाकात हो गई तुमसे और तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी, आश्रम में ले जाकर छोड़ा, मेरी बेटी बनकर मेरे सामने आई। बस बेटी, यही है मेरी जिंदगी की कहानी। अब यह बात सुनकर गौतम जी और संयोगिता जी दोनों शर्मिंदगी से सर झुकाए थे। शशि की आंखों में आंसू थे। गौरव क्रोध से और कुछ दुख से आंखों में आंसू भरे डर रहा था। फिर उसने हिम्मत करके कहा, दादी मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे माता पिता ने इतना बड़ा अत्याचार किया है। आप जिंदा थी, लेकिन घर में लगी हुई आपकी फोटो पर हार चढ़ाया जा रहा था। आज जब हम बारात लेकर घर से निकल रहे थे, तो भी आपकी फोटो के पास खड़े होकर आपका आशीर्वाद लिया। दादी, वह फोटो आपकी बहुत पुरानी है, जिसमें आप काफी स्वस्थ और चंगी भली दिखती थी। और आज यह आपका इतना कमजोर और बूढ़ा रूप देखकर भी मैं आपको नहीं पहचान पाया। दादी, मैं कितना अभागा था जो देवी माँ जैसे मेरी दादी का आशीर्वाद मुझे नहीं मिला। आपकी तस्वीर से आशीर्वाद लेकर आज मैं बारात लेकर निकला घर से। वह दादी के कदमों पर फूट फूट कर रोने लगा। गौतम जी और संयोगिता जी बेटे को उठाकर कहने लगे, बेटा भूल तो मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दो। लेकिन गौरव ने आंसू पोंछा और कहा, शशि तुम्हें किसी तरह का दबाव नहीं है। यदि तुम मेरे माता पिता की वजह से
यह शादी स्वीकार नहीं करती तो मैं खुश हूँ। तुम्हारा जीवन साथी ना, तुम्हारा दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा हर फैसला मुझे मंजूर है। अब तुम जो चाहो वह कर सकती हो। दादी बीच में आकर हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटी शशि, इसमें मेरे पोते की कोई गलती नहीं है। वह तो मासूम सिर्फ 3 साल का था। मेरे बेटे और बहू की सजा मेरे पोते को मत देना। बेटी, क्या तुम मेरे इस बूढ़ी दादी की बात मानोगी? शशि की आंखों में आंसू थे। वह दादी को गले लगकर आंखों से आंसू पोंछते हुए मुंह से कुछ बिना बोले ही हाँ में सर हिला दिया। सब लोगों ने तालियां बजाई। फिर वरमाला की विधि शुरू हो गई। अब शशि ने कहा, मेरी भी एक शर्त है। मेरे साथ साथ यदि दादी को भी अपने घर में गृह प्रवेश किया जाए तो ही उस घर में मैं बहू बनकर जाऊंगी, वरना मैं दादी के साथ हमेशा रहूंगी, उनकी बहू, उनकी बेटी बनकर। गौरव के माता पिता यह सुनकर कहने लगे, बेटी अब शर्मिंदा मत करो, हम दादी को अपने साथ ही लेकर जाएंगे। शादी की सारी रस्में पूरी हुई और अब शशि के साथ साथ दादी भी कार में बैठकर अपने घर चल पड़ी। गृह प्रवेश की रस्म में सबसे पहले दादी ने गृह प्रवेश किया और फिर दादी के हाथों ही शशि का भी गृह प्रवेश करवाया गया। अब दादी और शशि दोनों का घर में खूब स्वागत हुआ। आज बहू के साथ साथ घर के उस व्यक्ति की भी वापसी हो चुकी थी जो सालों पहले बिछड़ गया था। अब दादी के दुखों का दिन खत्म हो चुका था। दादी को अपना परिवार मिल गया था। साथ साथ जिसे वह अपनी बेटी मानती थी वही पोता बहू के रूप में निकली। अब दादी को अपना पोता गौरव भी मिला। दादी बहुत खुश थी। गौरव भी अपनी पत्नी शशि को बहुत बहुत आभार प्रकट करता रहा। यही कहता, शशि तुम्हारी वजह से आज मेरा परिवार पूरा हुआ। मेरी खोई हुई दादी मुझे मिल गई। तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरे जीवन में बहार आ गई। दोनों पति पत्नी दादी का खूब ध्यान रखते। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं से समाप्त होती है, लेकिन दादी की जिंदगी की फिर से नई शुरुआत होती है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। जिंदगी के सफर चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना और अपने परिवार माता पिता का ध्यान रखें।